आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे एमडीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का। एमडीसी हिस्ट्री जिनका है उनके लिए यह जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग सभी देख लीजिएगा। देखिए, आपके सिलेबस में ये एक्चुअली दिया हुआ है कि सोर्सेज, यानी हमको यदि इतिहास जानना है उसका क्या क्या स्रोत हो सकता है। तो सपोज दैट आप प्राचीन काल का इतिहास जानना चाहते हैं तो साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक किसको बोलते हैं? जो खुदाई से प्राप्त होते हैं, जैसे अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, मूर्तियाँ हो गया, मृदभांड हो गए, है ना, जिनकी सहायता से हम इतिहास बताते हैं। साहित्यिक स्रोत जो लिखे गए हैं, तो यदि मान लीजिए प्राचीन भारत की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र हैं, राजतरंगिणी हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान में से आपको बताना पड़ेगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें खासकर नगर नियोजन, जो नगरीय सिंधु घाटी बोलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग जो है, यानी नगर नियोजन, सड़कों की स्थिति कैसी थी, है ना, किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था था, नाला नालियों की सुविधा कैसी थी, लाइट्स का क्या सुविधा थी, है ना, तो साफ सफाई का क्या था। तो एक टाउन प्लानिंग के बारे में, यानी नगर नियोजन के बारे में आपको पूछा जा सकता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है जम्बू द्वीप। भारत का आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे नाम जाना जाता है भारत को। जैसे प्राचीन किस समय में इनको भारतवर्ष भी कहा गया है, जम्बू द्वीप भी कहा गया, आर्यावर्त भी कहा गया है, इंडिया भी कहा गया। मान लीजिए अभी इंडिया और भारत ये जो ऑफिशियल नाम है, लेकिन जम्बू द्वीप आपका सिलेबस में मेंशन है। जम्बू द्वीप क्यों कहा गया? जम्बू द्वीप का वर्णन हमें सर्वप्रथम पुराणों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में भी इसका देखने को मिलता है प्रमाण। कहा जाता है कि अशोक ने जहाँ जहाँ तक शासन किए उस एरिया को जम्बू द्वीप कहा गया। जम्बू द्वीप के विषय में ये भी बोला जाता है कि इस एरिया में चूंकि बहुत ज़्यादा जामुन के वृक्ष थे, इसके वजह से इसका नाम जम्बू द्वीप कहा गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को आप देखने का प्रयास करिए। भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन सकता है अशोक। अशोक को आप सभी जानते हैं, मौर्य वंश के शासक थे। खासकर अशोक का धर्म के क्या इंपॉर्टेंस रहा है, अशोक की जीवनी पढ़ ले सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अशोक, अकबर बहुत फेमस नाम है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप पढ़ते हैं, और मुगल वंश के शासक थे। बहुत सारे सुधार किए थे उन्होंने, राजपूत नीति अपनाई थी, सुलही कुल की नीति अपनाई थी, मनसबदारी व्यवस्था शुरू किए थे। तो अकबर को पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए राजा राम मोहन राय जी पढ़ सकते हैं। राजा राम मोहन राय बहुत सारी ब्रह्म समाज की स्थापना के ने, और जैसे आप सती प्रथा को समाप्त करवाए, बहुत सारे सुधार किए थे, तो इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है, एक तो हो गया राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अब्दुल कलाम भी जो है सो खासकर आप देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसको आप देख लेंगे, उनकी जीवनी, उनका क्या योगदान रहा है हमारे भारत के निर्माण में। नेक्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं, उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट समुद्रगुप्त आपका टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट इसको भी आप थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ सकते हैं। एक देखिएगा, एक आपको ओवरऑल एक स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ना है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ कुछ घटनाएं हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे 1857 में सिपाही विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें दो तरह के इसकी स्थापना एओ होम की आप सभी जानते हैं, दादा है ना, और उमेश चंद्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसमें दो प्रकार के विचारधारा के लोग थे, गरम दल, नरम दल, तो इसको देख लीजिएगा। 1885 से लेकर 1905 तक का जो पीरियड है वो उदारवादियों का काल है। उदारवादी क्यों बोला? क्योंकि ये अपनी बातों को निवेदन के माध्यम से एप्लीकेशन दे करके या हिंसक तरीके से अपनी बात को रखते थे। और 1905 के बाद आप सभी 1907 में जो है सो इसका जो सो विभाजन हो जाता है सूरत में, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर बंगाल विभाजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हो सकता है गांधी जी के योगदान आपके बारे में आपको पूछ दे, क्योंकि 1917 में उन्हें चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर की समस्या, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ओवरऑल एक आपका जो है सो उसमें एक ब्रीफ समरी दिया गया कि आपको कम से कम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एक थोड़ा सा नॉलेज आपको होनी चाहिए। इतिहास जानने के लिए जो आर्काइव्स हैं, अभिलेखागार हैं, है ना,
और लाइब्रेरी जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। यदि हम इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ है। यदि आप अब लेखागार में चले जाइएगा तो आपको वहाँ पर पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी, पुराना चीज़ें आपको लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस है, इतिहास का इंपॉर्टेंस क्या है, इतिहास क्यों पढ़ते हैं। आखिर अभी जो हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं पहले के बारे में जानते हैं, तो यदि इतिहास नहीं लिखा रहता तो क्या हम लोग जान पाते उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, हम लोग को कुछ सीखने को मिलता नहीं मिलता। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। प्यारे स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इस तरह के टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा हो सकता है, आपको पूछते कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। तो बेसिक रूप से यदि इस तरह से आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से, आपको जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, पाषाण काल भी आपको पढ़ना है, तो आपको क्या है, अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, ये 3 काल हैं, आप सभी जानते हैं। कृषि का कार्य आरंभ जो है सो आपका जो है सो नव पाषाण काल में शुरू हो गया था, और पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। जिससे आपको बोल देगा कि भाई सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला, तो बागोर राजस्थान में। सबसे पहले कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भी हड़प्पा दयाराम साहनी ने। किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे। तो बेसिक नॉलेज कम से कम होनी चाहिए। इतना कम समय में इतना टॉपिक को आप यदि पढ़ लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से जो है सो एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना कम से कम आप करके जाइए तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।